श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। ओके, तो अब अपन आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है। कहाँ ड्रॉप किया था कि टूटी हुई हड्डी को सेट करने के लिए हमारी बेसिक टेक्निक क्या होने वाली है। ठीक है। तो मैं चाहूंगा दिमाग में अपन ना जैसे या तो थाई बोन इमेजिन करके रखो या बाइसेप बोन इमेजिन करके रखो, मतलब ऐसी कोई बोन इमेजिन करके रखो जो थोड़ी लंबी हो, है ना। उसके बारे में दिमाग से सोचना। ठीक। अब जैसे मान लो हड्डी सिर्फ अपनी जगह से क्या हो गई, उठ गई है, जैसे टूटी, टूटने के बाद अपनी जगह से उठ गई हो, तो उसे क्या करना है, उसे नीचे करना है। ठीक। उसे जो है अगर धंस गई हो तो उसे ऊपर करना है। ठीक है, मतलब समझ में नहीं आई क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं अगर एक 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 हड्डी है, वो अपनी जगह से ऊपर उठ गई तो उसे नीचे करने की कोशिश करनी है, और अगर वो नीचे धंस गई तो उसे ऊपर करने की कोशिश करनी है, पहली चीज। और अगर कोई हड्डी जो है ऊपर या नीचे नहीं हुई है, वो क्या हुई है, वो टूट ही गई है, देन उसके केस में हमको क्या करना है। भाई यहाँ पर हम जो मेथड पढ़ेंगे, उस मेथड के अंदर चार वर्ड आएंगे। पहला आच्छन, पीड़न, संक्षेप और बंधन। ये सीक्वेंशियल, ये क्रम है। सबसे पहले आच्छन, आच्छन मतलब खींचना। ठीक। अभी खींचना क्यों है, मतलब कहने का मतलब क्या है कि मान लो हड्डी जो है वो ब्रेक हुई अपनी जगह से, तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको उसे अलाइनमेंट में लाने के लिए। ठीक है, यानी कि जो हड्डी जो है वो टूटी, टूटने के बाद क्या हुई, टूटने के बाद वो ओवरलैप हो गई उसके मसल्स की वजह से, किसी वजह से, तो उसको अलाइनमेंट में लाने के लिए उसको हल्का सा खींचेंगे। ठीक। तो इसे हम कहते हैं आच्छन। खींचने के बाद क्या करेंगे, अब हम उसका क्या करेंगे, अब हम उसको क्या बोलते हैं, दबाएंगे, ताकि क्या करें, ताकि वो अपने अलाइनमेंट के अंदर या बाहर हो, तो उसे अपना अलाइनमेंट में लाया जा सके। तो इसे हम कहते हैं पीड़न, पीड़न यानी दबाना। तो पहले खींचा, फिर दबाया। ठीक। उसको अपनी उसकी जगह पे लाने के लिए। फिर उसके बाद क्या किया, फिर आपने जो खींच रखा था उसका जो यानी, या ऐसे कर लो कि आपने खींचा, उसके बाद उससे बोन को दबाया, और फिर जहां से आपने खींच रखा था वो छोड़ दिया। ठीक है, तो दैट इज संक्षेप। ठीक। संक्षेप मतलब क्या होता है, छोटा करना। तो इधर छोटा नहीं करना, मतलब बेसिकली छोड़ दो। ठीक। तो नीचे से जो आपने खींच रखा था पार्ट बोन का, ठीक है, या पैर का, हाथ का, उसको क्या कर देना है, छोड़ दो, ताकि दोनों टुकड़े जो हैं वो टूटे हुए वापस आपने पास में आ जाए। ठीक। और फिर लास्ट क्या बचा, बंधन, यानी जब हड्डी अपनी जगह पे सेट हो जाए और उसे क्या कर दो, बंधन कर दो। तो सबसे पहले देखो, खींचा, खींचने के बाद दबाया, दबाने के बाद छोड़ा, छोड़ने के बाद उसको जो है बंधन कर दिया। तो सबसे पहले आंछन, पीड़न, संक्षेप और संकोच। ठीक है। चलो, फिर भग्न स्थापन के लिए हम उपाय कितने, अगर ऐसे क्वेश्चन पूछे कि भग्न स्थापन के लिए उपाय कितने हैं, तो भग्न के स्थापन के लिए, टूटी हुई हड्डी है उसका स्थापन करने के लिए चार उपाय हैं। तो यानी चार ये स्टेप्स हैं। इनका क्या सीक्वेंस है, भग्न स्थापन के उपायों का सीक्वेंस, आच्छन, पीड़न, संक्षेप, बंधन। श्लोक देख लो एक बार। अब श्लोक क्या कहता है, आंछनैः पीडनैश्चैव संक्षेपै बंधनै तथा। ठीक। तो हो सके तो इस श्लोक को एज इट इज पढ़ेंगे और एज इट इज ध्यान करेंगे। आच्छनैः पीडनैः संक्षेपः और बंधन, हो गया। ठीक। तो ये हो गई हमारी बात, एक बेसिक प्रिंसिपल, ये आगे हमारे काम आएगा। ठीक। फिर उसके बाद बात करते हैं, अगर मान लो कोई संधि है, उसमें च्युति है। ठीक। और च्युति जो है, या चाहे वो उत्पिष्ट वाली च्युति हो चाहे विशिष्ट वाली च्युति हो। ठीक। तो उस केस में आपको हड्डी को हिलाना नहीं है। कहने का मतलब है कि हड्डी का भग्न नहीं हुआ, जो संधि है वो अपने स्थान से च्युत हो गई। ठीक है, हड्डी की बात नहीं करें, संधि की बात करें। अगर संधि अपनी जगह से मिसप्लेस हो चुकी है और उत्प्लिष्ट या विश्लिष्ट किसी भी तरह से हुई है, तो उत्पिष्ट मतलब क्या होता था, पिष्ट मतलब क्या होता है, पीसना। तो उत्पिष्ट मतलब जब किसी संधि का चूरा हो गया है। ठीक है। तो चूरा हो जाए अगर किसी संधि में, तो उसे हम कहते हैं उत्पिष्ट। ठीक। और विश्लिष्ट, विश्लिष्ट हो जाए मतलब क्या हो जाए, कि भाई उसके अंदर की जो श्लेष्मा है वो खत्म हो जाए। ठीक। तो उसे हम कह देते हैं, हम क्या, विश्लिष्ट। तो उस केस में हमको क्या करना नहीं है, उसका उसको हिलाना नहीं है। तो फिर वो सेट कैसे होएगी, उसका शीतल परिषेक करना है या लेप कर।
ठीक है, वो वापस अपने आप अपनी जगह पर आने की कोशिश करेगी। अब सबसे बड़ी बात, हमने ये उत्पिष्ट और ये जो विशलिष्ट वाली बात है, ये कहाँ पढ़ी थी? ठीक है, या नहीं पढ़ी थी, तो अब हम जा करके देख लेंगे। सुश्रुत के निदान स्थान में चैप्टर नंबर 15 में भग्न निदान के अंदर हम जाएंगे और वहां हमें मिलेगा उत्पिष्ट और विशलिष्ट। ठीक है, और वहां जाकर के हमारे लिए इंपॉर्टेंट बात क्या है कि क्वेश्चन कहाँ से डिजाइन होगा। तो उत्पिष्ट से क्वेश्चन क्या आता है और विशलिष्ट से क्वेश्चन क्या आता है कि लक्षण क्या है। उत्पिष्ट वाली संधि च्युति का लक्षण क्या है और विशलिष्ट वाली संधि च्युति का लक्षण क्या है। तो वहां लाइन मिलेगी उत्पिष्ट के लिए, उभयः शोफः वेदना प्रादुर्भावः। ठीक, यानी संधि के दोनों तरफ शोफ होता है और वेदना होती। ठीक है, उसे हम कहते हैं उत्पिष्ट। ठीक, और वैसे उत्पिष्ट मतलब क्या हो गया, संधि का चूरा हो गया। अब जब संधि का चूरा हो गया तो कंप्रेस होगा, तो साइड से जो है वेदना होगी, तो साइड से शोफ होगा। ठीक है, तो उभय शोफ वेदना प्रादुर्भाव किसका लक्षण है, उत्पिष्ट का लक्षण है। तो ध्यान रखना है, उत्पिष्ट वाले श्लोक की स्टार्टिंग उभय शोफ वेदना से स्टार्ट हो रही है, बस इतना ध्यान रखना है। उत्पिष्ट मतलब उभय शोफ वेदना प्रादुर्भाव। ठीक है, फिर विशलिष्ट, तो विशलिष्ट में देखो, विशलिष्ट में एक व है और एक श है, तो व से वेदना सततम, ठीक है, या वेदना सातत्यम। ठीक, और श से संधि विक्रिया। ठीक, यानी विशलिष्ट वाला जो श्लोक देखेंगे उसमें लिखा होगा अल्प शोफ, यानी शोफ तो अल्प है लेकिन वेदना सातत्यम संधि विक्रिया च। तो वहां ये याद रखना है। तो विशलिष्ट में वेदना सातत्यम और संधि विक्रिया, ये बात जो है वो विशलिष्ट के लिए आएगी एक साथ, और उत्पिष्ट के लिए उभय शोफ वेदना। ठीक है, चल अब बात करें, कोई सद्य भग्न हो, ठीक है, या शोफ हो या चोट हो, ठीक है, तो सब में शुरू में क्या करते थे, ठंडा ही जो है आपको उपचार करना है, ठंडा ही लगाना है। क्यों? क्योंकि मान लो कोई चोट लगी, ठीक, या संधि में च्युति हुई, तो ब्रेन मैसेज डालेगा कि भाई वहां जाओ, क्या जाओ जहां पर चोट लगी है और वहां पे ब्लड सप्लाई बढ़ाओ। अब जब चोट वाली साइड पे ब्लड सप्लाई बढ़ेगी तो वहां फ्लूइड कलेक्ट होगा। क्यों? क्योंकि जहां पर भी इंजरी होती है तो ब्लड वेसल से फ्लूइड और डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स भागते हैं। ठीक है, क्या? क्योंकि उस एरिया को, यानी ब्लड कैपिलरीज से क्रॉस ऑन करते हैं ताकि उस एरिया में लड़ाई की जा सके। ठीक है, क्लियर? तो अगर आप तुरंत ठंडा परिषेक डाल दोगे तो सबसे पहली चीज तो क्या होगी कि ब्लड सप्लाई उतनी ज्यादा नहीं बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि अगर वहां पर फ्लूइड जो है कम कलेक्ट होगा तो सूजन भी आने में देर लगेगी, तो सूजन भी कम आएगी, और सूजन यदि कम आएगी तो जब सूजन आती थी तभी तो नर्व कंप्रेस होती थी, और नर्व कंप्रेस होती थी तभी तो दर्द होता था। तो अगर हम सूजन को ही आने की, सूजन की स्पीड को ही अगर कम कर देंगे, क्यों? क्योंकि हमने क्या किया, ठंडा सा करके, हमने जैसे ही हमने ठंडा परिषेक किया तो वहां पर ब्लड सप्लाई उतनी नहीं पहुंच पाई, ब्लड कंस्ट्रिक्ट रहे, ब्लड वेसल्स कंस्ट्रिक्ट रही, जिसकी वजह से फ्लूइड नहीं बाहर ज्यादा फ्लो हुआ। जब फ्लूइड ज्यादा फ्लो नहीं हुआ तो उन्होंने नर्व्स को कंप्रेस नहीं किया, और नर्व्स को कंप्रेस नहीं किया तो दर्द भी नहीं हुआ। ठीक है, देखो, तो जब कभी एक्स्ट्रा सेलुलर जो फ्लूइड है वो बाहर निकलता था ब्लड वेसल्स से, तो उससे दो प्रॉब्लम होती हैं। एक, सूजन आएगी तो आदमी को जो है नर्व कंप्रेस होकर के दर्द होता है, और दूसरा, सूजन आएगी तो जो मोशन है, मूवमेंट है उस जगह का, जॉइंट का या उस हाथ पैर का, वो रेस्ट्रिक्ट हो जाता है, तो आदमी उस पार्ट को मूव भी नहीं कर पाता, और उस पार्ट को जो है वो दर्द की वजह से जो है जरा सा भी हिल भी नहीं पाता। तो अगर पैर में लगी है और सूजन हो गई तो व्यक्ति चल भी नहीं पाएगा। ठीक है, तो इसलिए जब भी कोई सद्य चोट हो तो वहां ठंडे का प्रयोग करना चाहिए, और यदि पुराना हो, यानी 2-3 दिन हो गए हैं, तब आप उसको क्या करो, तब आप उसका धीरे धीरे गर्म परिषेक करो। अब बाद में क्यों गर्म कर रहे हो साहब? अरे भाई, बाद में गर्म इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यदि पुराना होगा तो दर्द दर्द कर रहा है, तो वहां इन्फ्लामेशन ड्यू टू इन्फेक्शन हो सकता है। ठीक है, ऐसे में यदि गर्म से परिषेक करेंगे, तो गर्म लेप लगाएंगे या परिषेक करेंगे तो वहां क्या होगा, ब्लड सप्लाई बढ़ेगी, और ब्लड सप्लाई बढ़ेगी तो बॉडी की इम्यून सेल्स वहां जाकर के अच्छे से उधर फाइट करेगी और अल्टीमेटली इन्फेक्शन को
खत्म कर देगी, और इन्फेक्शन खत्म हो जाएगा तो शोफ भी खत्म हो जाएगा। इसीलिए जब हम शोथ की चिकित्सा पढ़ते थे तो वहां अधिकतर कैसी ड्रग्स थी, कटु वाली ड्रग थी। क्यों? और हमने पढ़ा था कि भाई क्या होता है, जो कटु ड्रग होती है वो शोफग्न कैसे होती हैं, वो इसी तरह शोफग्न होती हैं। ठीक है, कि भाई वो वहां के उस एरिया के इन्फेक्शन को खत्म कर देंगे, इन्फेक्शन खत्म तो शोफ खत्म, ऐसा हमने चरक में पढ़ा था। खैर, तो ये हमें बात समझ में आ गई कि जब कभी भी कोई शब्द चोट लगती है तो सबसे पहले ठंडी चीज का है, ठंडे परिषेक करना चाहिए, ताकि उस एरिया पे स्वेलिंग या पेन जो है बढ़े नहीं। ठीक है, और एक आध दिन के बाद भाई आप उसके बाद उसे हल्का गुनगुना टाइप का परिषेक स्टार्ट करवा सकते हैं, लेकिन इमीडिएटली ये करना जरूरी है ताकि पेन से पेशेंट जो है परेशान ना हो, स्वेलिंग से परेशान ना हो। दैट इज द फर्स्ट एड, है ना। अब देखो, आप मान लो एक केस सोचो कि मान लो आप बाइक पे जा रहे हो, ठीक है, और ब्रेकर पे झटका लग गया आपकी कमर को। ठीक, तो कमर को झटका लगा, कमर जो है अपनी जगह से थोड़ा सा लचक गई, आपके जो कमर का वर्टिब्रा है वो हल्का सा खिसक गया। ठीक है, तो इसे अब आप कैसे ठीक करेंगे? तो ध्यान रखना है, जब कभी भी इस तरीके के वर्टिब्रल कोलैप्स मिलेंगे आपको, ठीक है, ये एक्यूट भी हो सकते हैं, क्रॉनिक भी हो सकते हैं। तो हमने अभी अभी बोला कि ज्यादा हिलाना डुलाना नहीं है, संधि च्युति हो जाए तो ज्यादा हिलाना डुलाना नहीं है। तो अभिघाते हृते संधे स्वाम याति प्रकृति ही पुनः। ठीक है, अगर संधि में या कटी संधि में इस तरीके से क्या हो जाए, अभिघात हो जाए, ठीक है, और वो संधि अपने हिसाब से स्थान से हट जाए, ठीक है, या थोड़ी सी मूव हो जाए जिसकी वजह से पेन हो रहा है पेशेंट को, तो अब हमें क्या करना है? परेशान नहीं होना है, वो अपने आप अपने स्थान पर आएगी। बस हमें करना क्या है? घृते दिग्धेन पट्टेन वेष्टयित्वा यथा विधि। आपको खाली घी से डुबाया हुआ पट्टे से उसको क्या करना है? वेष्टन करना है, उसकी पट्टी कर देनी है, खत्म कहानी। क्लियर? तो आपको तो खाली क्या करनी है? उस एरिया पे मृदुता लानी है। जैसे ही आप हड्डियों और उनके जॉइंट्स के बीच में मृदुता पहुंचा दोगे तो मसल और उनके जो लिगामेंट जो बोन से अटैच्ड हैं वो लूज हो जाएंगे। जब लूज हो जाएंगे मसल्स और लिगामेंट आसपास के, तो वो पार्ट नेचुरली यानी बोन्स जो होंगे वो अपने आप अपना नेचुरल शेप ले लेंगे। ठीक है, या जॉइंट अपना नेचुरल शेप ले लेगा। तो आपको तो खाली घी भिगो के पट्टी बांध देनी है, ताकि घी से वहां की मृदुता बनी रहे, ताकि वहां की मसल्स लिगामेंट सॉफ्ट हो जाएं, और जिनसे जिस पार्ट में नेचुरली जो जैसा शेप में है और जैसे स्थान पे था वो एडजस्ट हो जाए। ठीक है, क्योंकि हमें ऑलरेडी पता है घृत क्या कराणाम, घृत मार्दव कराणाम, है ना। मार्दव कराता था कि नहीं कराता था? घृतम पित्तानिलहरम रस शुक्र ओजसाम हितम निर्वापणम मृदुकरम। तो घी क्या करवाता है? मृदु करवाता है। मृदु होता है घी। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, जब कभी भी इस तरीके की संधि च्युति हो जाए या संधि अपने स्थान से हिल जाए, तो आपको खाली क्या करना है? आपको घी से जो है दग्ध करके पट्टी बांध देनी है, और कोई टेंशन लेनी नहीं है। ठीक है, बहुत ज्यादा पट्टी नहीं, या फिर खाली घी में भी रखो तो कोई दिक्कत नहीं, बस घी जो है बॉडी के अंदर तक पहुंचना चाहिए। ठीक है, ये हमने कर दिया जनरल इंस्ट्रक्शन, सेक्शन ए फिनिश। अब अपन बात करते हैं सेक्शन बी की। सेक्शन बी में हम पैर की टो से लेकर के हम हाथ के नाखून तक, ठीक है, बस ये शोल्डर और शोल्डर से ऊपर वाले पार्ट को छोड़ के, ठीक है, इसको छोड़ के हम पैर से लेकर के हाथ के नाखून तक, चाहे फ्रैक्चर हो सकता है तो फ्रैक्चर डिस्कस करेंगे, या कोई जॉइंट जो है अगर वो अपने स्थान से मूव होगा तो उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो सबसे पहला पैर से स्टार्ट करते हैं। मान लो पैर की जो मेटाटार्सल है, ठीक है, पैर की मेटाटार्सल टूट गई। ठीक, तो किसी पेशेंट, वो पेशेंट आपके पास आया, तो वो पेशेंट जो है उसका साथ हम क्या करेंगे? तो देखो श्लोक पढ़ो। श्लोक क्या लिखता है? अभ्यज्य सर्पिशापादम तल भग्नम कुशोत्तरम वस्त्र पट्टेन बंधनीयात न च व्यायाम आचरेत। कह रहा है कि भैया अगर पैर की मेटाटार्सल आपकी टूट गई है, यानी पाद के तल में भग्न हो गया है, पाद के तल का भग्न होने का मतलब पाद के तल वाली हड्डी कौन सी होती है? मेटाटार्सल। ठीक है, उसमें अगर भग्न हो जाए तो घी का अभ्यंग किया जाएगा। पहले जो है घी का अभ्यंग करो अच्छे से, ताकि उस पार्ट का जो पैर का जो हिस्सा है वो मृदु हो जाए,
और फिर उस पैर के नीचे क्या बांधो, एक आपको स्पॉन्जिंग कोई मटेरियल डालना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर जैसे जैसे बोन हील हुई, ठीक है, और गलती से भी पेशेंट ने चलने की कोशिश करी तो तुरंत पेन होएगा और तुरंत हो सकता है हड्डी जो है अपने स्थान से फिर से जो है चेंज हो जाए। ठीक है, तो उनको क्या ध्यान रखना है कि पैर के नीचे कुशिंग मटेरियल डालना पड़ेगा। तो कुशिंग मटेरियल कौन? घास। ठीक है, तो हमने क्या किया, घास की कुशा घास लो, कुशा घास की बेडिंग लो और उसे जैसे हम चप्पल पहनते हैं वैसे उसके कुशिंग की तरीके से उसको जो है पैर पे बांध दो। क्यों? तो कुशा की घास ना तो बहुत ज्यादा सॉफ्ट होगी और ना ही बहुत ज्यादा टफ होगी, तो वो क्या करेगी, वो एक अच्छा बेड बना करके रखेगी आपके पैर के तल के लिए। ठीक है, और वो पैर जो है वो सीधा रहना चाहिए। और इसीलिए हम एक और पेशेंट को इंस्ट्रक्शन देंगे कि भैया जब आप ये पेशेंट को पट्टी बांध दे रहे हो, वस्त्र से पट्टी बांध रहे हो, कोशा बांध के कोशा लगा करके पट्टी बांध रहे हो, ठीक है, तो अब न च व्यायाम आचरे, तो बिल्कुल भी व्यायाम नहीं करना है, यानी बिल्कुल है ना, चलना फिरना भी नहीं है जरा भी। ठीक है, क्लियर? तो हैंस पाद तल के भग्न में क्या करना है, घी से अभ्यंग करके पैर पर कुशा रख के पट्टी बांध देनी है। 100 बात की एक बात। नेक्स्ट, अब मेटाटार्सल से थोड़ा ऊपर गए, क्या मिला, एंकल जॉइंट मिला। अब जॉइंट्स में क्या होगा, डिसलोकेट। तो अगर एंकल जॉइंट डिसलोकेट हो जाए तो एंकल जॉइंट में, या मान लो एंकल जॉइंट से थोड़ा ऊपर कौन सा जॉइंट, नी जॉइंट है, ठीक है, तो फिर हाथ में आ जाओ तो एल्बो जॉइंट है। ठीक, तो ऐसे इन सब में हमको क्या करना है, इन सब का एक्सप्लेनेशन एक जैसा है, इन सब में क्रिया एक जैसी करनी है। तो जब अपन आगे हाथ वाले पे आएंगे, एल्बो वाले जॉइंट को डिस्कस करेंगे, ठीक है, वही जो है सेम प्रोटोकॉल्स इनमें फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी एंकल वाला डिस्कस नहीं कर रहे अपन, जब एल्बो वाला डिस्कस करेंगे तो उसी में समझ लेना कि जो एंकल है, नी है, एल्बो है, इन सब में एक जैसा ही हमको प्रोटोकॉल फॉलो करना। ठीक है, चल अब एंकल अब क्या करें भाई, ये एंकल और नी जॉइंट की तो बात हो गई, बीच की बोन रह गई। बीच की बोन कौन सी रह गई, लेग बोन रह गई। ठीक है, तो लेग बोन रह गई और एक जो है उसी के साथ एक और लॉन्ग बोन है, कौन सी, थाई बोन। ठीक, अब या तो आपकी लेग बोन टूट जाए या थाई बोन टूट जाए। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में आपको जो है क्या करना होगा। ठीक है, तो देखो, अगर सिर्फ डिसलोकेट हुई होती, अगर आपकी बोन जो है खाली डिसलोकेट हुई होती तो हम सिर्फ अभ्यंग करके अपनी जगह पे उसको स्थापित करते और पट्टी बांध देते। ठीक है, बट अगर आपकी लेग बोन या थाई बोन जो है वो टूट गई है आज, ठीक है, तो हमको क्या करना है, 5 कील वाला पट्टा लगाएंगे। ठीक है, मतलब कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि भाई जो आपने पहला जो बेसिक लंबी बोन टूटने का प्रोसीजर पढ़ा था, याद है कि सबसे पहले आच्छन, आच्छन के बाद क्या, पीड़न, पीड़न के बाद संक्षेप और संक्षेप के बाद पट्टन। ये आपने कर दिया, लेकिन इतना काफी नहीं है। इसके बाद आपको क्या करना होगा, इसके बाद आपको, ताकि वो बोन जो है अपने स्थान पे स्थिर रहे, इसलिए उस बोन को जो है एक लकड़ी के पट्टे पे या किसी भी एक तरीके के एक स्टेबल प्लेट पे जो पैर के आकार के साइज का हो, ठीक है, उसके प्लेट पर या उस पट्टे पर आपको जो है उस पैर को रखना है और फिर उस पैर को स्टेबल रहे, साइड से, नीचे से सपोर्ट मिल गई, अब साइड से सपोर्ट रहे। तो देखो, 2 कील लगाएंगे। अब जैसे अगर ये मेरी थाई है, ठीक है, तो ये अगर मेरी थाई है और ये मेरा लेग है, तो 2 कील थाई के पास में लगाई, ठीक है, 2 कील ये लेग के पास में लगाई और 1 कील ये जो पैर का तला होगा ये आगे से मूव ना करे, तो इसके लिए 1 कील जो है वो इधर पैर के तले के पास लगाई। ठीक है, तो कितनी कील लगा दी, ये पैर, मेरा हाथ मुड़ रहा है लेकिन सीधा इमेजिन करो, इसे सीधा ऐसे पट्टे पे रखा है। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ, तो 1 कील इधर लगाई थाई के पास, 2 कील इधर लगाई थाई के पास, 2 कील इधर लगाई लेग के पास और 1 कील लगाई किधर, पाद के पास। ये क्यों कर रहे हैं, ताकि वो जो पूरी लेग है मेरी वो इमोबाइल होए। ठीक है, इमोबाइल होना क्यों जरूरी है, क्योंकि ये जो आपने आच्छन, पीड़न, संक्षेप और बंधन करके जो बोन लगाई, कोई गारंटी थोड़ी है कि ये जो है अब सेट ही रहेगी। इसको सेट रखने के लिए समय लगेगा। ठीक है, उसे स्टेबल रखना है, इसीलिए हम क्या करते हैं,
5 कील वाला पट्टा लगाएंगे कहां पर, जहां आपकी जंघा या उरू की बोन जो है वो टूटी होगी। सेम बात आप हाथ में भी फॉलो कर सकते हो, ठीक है, लेकिन अभी अपन एक्सप्लेन क्या कर रहे हैं, थाई और लेग बोन को, ठीक है। चलो, तो अब अपन बात कर रहे हैं कि देखो, सबसे पहले हमने क्या किया, आंक्षण, पीड़न, संक्षेप और बंधन किया, ठीक है। अब इस पेशेंट के पैर के एक लकड़ी का पट्टा रखा। अब इसमें बड़ी बात क्या है, ठीक है, ध्यान क्या रखना है कि भाई ऐसा करना है ताकि ये बोन जो है वो अपनी जगह पे फिक्स रहे, ठीक है। अब देखो फर्क क्या है, फर्क ये है कि भाई फ्रैक्चर हुआ कहाँ है। अब फ्रैक्चर अगर थाई में हुआ है तो दो यहाँ लगी, दो लेग के पास लगी और एक पैर पे लगी, ठीक है। लेकिन अगर फ्रैक्चर इस लेग में हुआ होता तो भी 5 ही लगाते, लेकिन दो यहाँ और एक यहाँ, ठीक। क्योंकि मेन हमारा पर्पस क्या है कि जो हड्डी टूटी है उसको मूव नहीं होने देना है किसी भी स्थिति में। अगर नी से ऊपर वाला हिस्सा ठीक है तो उधर उसको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन कोशिश क्या करनी है कि भैया टोटल कितनी कील लगेंगी, 5, चाहे उरु भग्न हो चाहे जंघा भग्न हो, कितनी कितनी कील लगेंगी, 5 कील लगेंगी। और पैर को किस पे रखना है, कपाट पे, कपाट मतलब पट्टा, ठीक है। तो ध्यान रहे, डायरेक्ट कपाट शयन नहीं करना है, पहले आच्छन, पीड़न, संक्षेप और बंधन करना है, उसके बाद पट्टा लगाना है, 5 कील लगानी है, ठीक है। अब आप रोज इसका अवसेचन करते रहो, हीलिंग करते रहो, जैसे आपको करना ठीक लगे वो कर। अब बड़ी बात क्या है, अब देखो, आक्षन, संक्षेप, आक्षन, पीड़न, संक्षेप और बंधन, ठीक है, ये करना बहुत ध्यान से है। क्यों, क्योंकि आपको और ये कंपेयर कर लेना है कि जब आप ये सब करते रहो उसके बाद जो एक पैर का प्रमाण है दूसरे पैर के प्रमाण के बराबर हो। क्योंकि बाई मिस्टेक अगर ऐसा हो गया कि हड्डी जुड़ गई और गलत तरीके से जुड़ गई, तब उसके बाद गड़बड़ हो जाएगी, एक पैर छोटा एक पैर बड़ा रह जाएगा। तो इन दैट सिचुएशन अगर ऐसी कॉम्प्लिकेशन आ गई तो आपको हड्डी को मैन्युअली फिर से तोड़ना पड़ेगा, और तोड़ के फिर हड्डी को दोबारा नई तरह से सेट करना पड़ता है, और फिर सेम प्रोसेस में जो है रिकवर करनी पड़ती है। तो ये क्वेश्चन है कि अगर हड्डी, टूटी हुई हड्डी गलत तरह से सेट हो जाए तो क्या किया जाता है, तो फिर मैन्युअली उस हड्डी को तोड़ा जाता है और फिर उसे सही प्रमाण में जोड़ करके और फिर उसे जो है दोबारा से जो है बंधन किया जाता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। ये हमने बात कर ली यहाँ पर कि अगर हमारी कोई लॉन्ग बोन जो है वो टूट रही है, उस भग्न हो गया है, तो उसमें क्या करना है, ठीक है। अब देखो बात, अब हमने क्या बात कर ली, हमने लॉन्ग बोन तोड़ दी, ये वाली और ये वाली। अब क्या बची बात, अब मान लो हमारी बात बची कौन सी, ये पैर के अंदर थाई बोन कहाँ जुड़ती है, जो फीमर है उसका हेड कहाँ जुड़ता है। ये अगर मान लो फीमर का हेड है और ये जो है वो कैविटी है, तो इसको बोलते हैं एसिटाबुलम। क्या बोलते हैं, एसिटाबुलम। अब मान लो किसी कारण, मैंने बोला जॉइंट है तो डिसलोकेशन पड़ेंगे, ठीक है। तो मान लो किसी कारण से जो जो ये फीमर का हेड है वो एसिटाबुलम के बाहर निकल आए, ठीक है, तो फिर उसे कैसे जो है वो हम ठीक करेंगे, ठीक। तो देखो मेरी बात, तो इसे क्या बोलते हैं हम, उरु अस्थि, ठीक है। तो उरु अस्थि अगर निर्गत हो जाए, निर्गत मतलब निकल गई, ठीक है, निर्गत निकल गई, कहाँ निकल गई भैया, वो अपने स्थान से निकल गई, ठीक है। तो अपनी जगह से अगर वो निकल जाए तो उसे हम क्या करेंगे, तो उसे हम क्या करेंगे, खींचेंगे अपनी जगह पर और अपनी जगह लाएंगे, ताकि लेकिन किस तरह से लाएंगे, चक्र योग से लाएंगे। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। मुझे पता है कि जो भी मेरी बॉडी में बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है, ठीक है, वो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कैसे हैं, वो कंप्लीट मूव कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। अब मान लो ये हड्डी जो है वो अपने जॉइंट से बाहर निकल आई, ठीक है, तो बाहर निकल के ये राइट लेफ्ट ऊपर इधर किधर कहीं भी जा सकती है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, ठीक है, इसे लेकर के आएंगे, उसको क्या बोलते हैं, थोड़ा बाहर की तरफ खींचेंगे और जो है पैर को घुमाते हुए चलेंगे, ठीक है। पैर को घुमाने की कोशिश इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जैसे ही हम पैर को घुमाने की कोशिश करेंगे और खींचते हुए घुमाएंगे, तो खींचने की वजह से तो क्या हुआ, वो एसिटाबुलम के की कैविटी से हल्का आगे आ जाएगी, और जैसे ही हम घुमाएंगे तो जो हेड होगा वो अपनी जगह ढूंढ लेगा कि मुझे कहाँ सेट होना है, और फिर उसके बाद वो अपनी जगह पे अपने आप चला जाएगा, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन आए चक्र योग से आंचन कहाँ कर सकते हैं,
तो चक्र योग से आंचन तो वही कर सकते हैं ना कि जो जॉइंट फ्रीली कंप्लीटली मूव हो सकता हो, ठीक है। हालांकि मूव ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट भी होता है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट में भी चक्र योग कर सकते हैं, इस बात में कोई बुराई नहीं है। लेकिन वहां क्या है, एक वर्ड आएगा मूसली, ठीक है, कि भाई क्यों, क्योंकि कंधा जो है अक्सर करके ऊपर जाने की बजाय ज्यादातर जो है शोल्डर नीचे ड्रॉप हो जाता है, कि जिसका कंधा उतरता है ना, ऐसे बोलते हैं कंधा उतर गया, मतलब शोल्डर जॉइंट जो है वो गिर गया, ठीक है। तो मैं दोनों जॉइंट्स की एक साथ इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन में कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। अब कंधा उतर जाता है तो उसको उतरे हुए कंधे को उठाना पड़ता है, खींचना नहीं पड़ता, उठाना पड़ता है। तो वहां पर क्या करते हैं, मूसली रखते हैं या मूसल धारण करते हैं, ताकि वो जो है शोल्डर जो है अपनी जगह पे रहे। और फिर उसके बाद उसको जो है उसकी अब कर रहे यहाँ पर भी है लेकिन किताब में मेंशन नहीं है, तो क्वेश्चन आएगा तो चक्र योग किस में यूज करना है, खाली जो है वो हमारे किस में, उरु संधि जब निर्गत हो जाए तो चक्र योग से उसे स्थान पर स्थापित किया जाता है। और इनको चक्र योग से पहले क्या करना है, आंचन का, ठीक है मेरी बात यहाँ पर। और मोस्टली वर्ड कहाँ आ जाएगा, मोस्टली वर्ड यहाँ आ जाएगा इसमें चलो, तो थाई को दोनों हाथों से आपने क्या किया, दोनों हाथों के साइड से पकड़ के देखो, समझा रहा हूं, जो थाई है, थाई को आपके दोनों हाथों से आपने दोनों साइड से पकड़ लेना है कस के, ठीक है। और फिर लेटरल और मीडियल की तरफ टांग को घुमाना है, यानी लेटरल से मीडियल की तरफ, ठीक है। यानी लेटरल वाला जो साइड है बाहर वाला, उससे जो है उसे अंदर की तरफ घुमाना है और उसे छोड़ देना है। और जैसे ही आप छोड़ोगे तो वो जो फीमर का हेड है वो एसिटाबुलम में जाकर के घुस जाएगा। तो हमने क्या किया, हमने बोन को घुमाया भी और बोन को जो है थोड़ा नीचे भी खींचा, तो आपने चक्र योग के द्वारा आच्छन किया, ठीक है, किसमें, उरु संधि के निर्गत होने पर, ठीक है। नेक्स्ट, अब मान लो ये थाइबोन का ये जॉइंट कवर हो गया। अब इसके ऊपर कौन सा जॉइंट आता है भाई, कमर वाला, ठीक है। तो मान लो कमर की बोन है, ठीक, कमर की बोन अपने स्थान से च्युत हो जाए या कटी भग्न हो जाए या कटी च्युति समझे, जो भी समझे, ठीक है। तो उसमें हमें क्या करना है भैया, आच्छेद ऊर्ध्व अधवापि कटी भग्नम तु मानवम ततः स्थिते संधौ बस्ती भी सम उपाचरेत। मतलब क्या कह रहे हैं कि मान लो पैर की तरफ से खींच दिया, ठीक है, या सिर की तरफ से खींच दिया, ठीक, तो कटी की जो हड्डियां हैं वो अपनी अपनी जगह पे स्थापित रहेंगी। उसके बाद पेशेंट को बस्ती देनी चाहिए। कौन सी बस्ती, अब कटी में हुआ है तो कटी बस्ती भी दे सकते हो, और कुछ लोग जो है स्नेह बस्ती भी दे देंगे, तो किताब में देखोगे तो स्नेह बस्ती लिखा होगा, पर मेरे ख्याल में कटी बस्ती भी अच्छा काम करेगी, ठीक है। तो बस्ती भी ही सम उपाचरित ऐसा लिखा है। तो यदि कमर की वर्टिब्रा, और मैंने बोला कि कटी की बस्ती दोगे तो उसमें घी जाएगा, घी जाएगा तो वर्टिब्रा अपने स्थान पर सेट हो जाएंगे, ठीक है। तो कह रहे होने का मतलब क्या है भाई, आंछेत ऊर्ध्व अधवापि कटी भग्नम तु मानव। तो ये बात जो है वो किसके लिए बोल रहा है, कटी भग्न के लिए बोल रहा है, कि ऊपर या नीचे की तरफ जो है उसको हल्का सा खींचेंगे, ठीक है, ज्यादा मूवमेंट नहीं करना है, ठीक है। और उसके बाद उसे अपने स्थान पर जब संधि स्थापित हो जाए, उसके बाद उसे या तो कटी बस्ती लगा दो या स्नेह बस्ती लगा दो, ठीक है। तो क्वेश्चन अगर ऐसे आ जाए कि ऊर्ध्व व अधः भाग से आच्छन करते हैं किस भग्न में, तो आंसर कटी भग्न में, ठीक। चलो, फिर अगला क्वेश्चन, कि अगला अगला केस देखो, कि कमर हो गई, अब कमर के बाद क्या करना है हमको, कमर के बाद हड्डी आई मेन कौन सी, रिब्स, ठीक है। रिब्स में अगर फ्रैक्चर हो जाए तो हमें क्या करना है, ये बड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसकी बात अपन करेंगे नेक्स्ट में, अभी टाइम ज्यादा हो गया है, ठीक है। तो अगली बार अगले उसमें हम बात करेंगे कि रिब्स के फ्रैक्चर को हम जो है कैसे ठीक करेंगे। ओके, चलो, तब तक के लिए रागादिरोगान सततानुशक्तान अशेषकाय प्रसृतान शेषान औत्सुक्य मोहारतिदान जघान यो पूर्ववैद्याय नमोऽस्तु तस्मै।